हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगालियों को हमने पढ़ाया, डच को हमने पढ़ाया। अब हम इसके बाद किसको पढ़ाएंगे? अंग्रेजों के बारे में बताएंगे। इसके बाद डेन आएगा और फ्रांसीसी आएंगे। ठीक, चलिए आइए हम बात करते हैं अंग्रेज कंपनी के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों ने भारत पर व्यापार कब से शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या जरूरत थी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है? भारत है। और यूरोप कहाँ पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है। बीच में क्या पड़ता है? अफ्रीका पड़ता है इधर। ठीक, व्यापार कैसे शुरू होता है? उत्तमाशा अंतरीप द्वीप से होते हुए व्यापार इधर इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया है, इधर सुमात्रा हो गया, सुमात्रा। इन सब ये छोटे छोटे द्वीप है जो मसाला के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस है, और यहाँ पे जर्मनी है। मैप में आप लोग देखेंगे जर्मनी के सीधा सीधा ये यहाँ पे क्या पड़ता है? लंदन पड़ता है, लंदन। लंदन में इस समय यहाँ की रानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। कौन था यहाँ की रानी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, इन्हीं के समय की घटना है। ठीक, यहाँ पे जो अंग्रेज थे, इसके पहले कौन आए थे? डच आए थे। डच पूर्वी देशों के व्यापार करने के लिए अंग्रेजों से पहले आए थे, लेकिन डचों ने अपनी कंपनी जो है भारत में अंग्रेजों के बाद स्थापित किया था। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम था उनका? चार्ल्स लॉर्ड मेयर। क्या नाम था? लॉर्ड मेयर। कब की घटना है ये? 1599 की घटना है। इसके पहले कौन आ चुके थे? डच और पुर्तगाली पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में पूरी तरीके से सक्षम हो चुके थे। तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में जो ब्रिटेन के जो व्यापारी लोग थे, इन्होंने इनको अपना लॉर्ड मेयर को अध्यक्ष बनाया और इन्होंने ये कहा कि हमें भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। लॉर्ड मेयर ने कहा हाँ सही बात है, हमें पूर्वी देशों के साथ तो व्यापार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें महारानी एलिजाबेथ से एक आज्ञा पत्र प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई समस्या हमारे लिए उत्पन्न होती है तो हमारा देश हमारे लिए क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमें महारानी एलिजाबेथ से कुछ अधिकार प्रदान करने पड़ेंगे। लॉर्ड मेयर ने कहा। लॉर्ड मेयर ने कहा कि चलो ठीक है, हम बात करते हैं महारानी एलिजाबेथ से, लेकिन इसके पहले हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन करना पड़ेगा। तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया क्या? गवर्नर एंड कंपनी। गवर्नर एंड कंपनी। ठीक, गवर्नर एंड कंपनी। क्या नाम रखा गया उसका? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। ठीक, मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the east, ईस्ट इंडीज। ठीक, ये ब्रिटेन के व्यापारियों ने एक कंपनी भी स्थापित कर लिया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, उसका नाम रख दिया। अब इसको संचालित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक निदेशक क्या किया?
एक निदेशक और एक उपनिदेशक, इसका मतलब क्या होता है कि इस कंपनी को एक व्यक्ति निर्देश करेगा और एक उसके ना रहने पर एक उपनिदेशक की नियुक्ति करेगा। ये कंपनी कहां से किन व्यापारियों को नियुक्ति करेगा? जो व्यापारी इसमें सम्मिलित हुए थे, इनकी संख्या उस समय थी 24, बाद में बढ़ जाते हैं और व्यापारी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं 24 व्यापारियों में से इन्होंने अपना एक हेड नियुक्त किया और एक उसका सहायक नियुक्त किया। अब ये लोग लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ये लोग सब महारानी एलिजाबेथ के पास पहुंचे और महारानी एलिजाबेथ से इन लोगों ने ये कहा कि हमें पूर्वी देशों से व्यापार करना है, उसके लिए हमें एक आज्ञा पत्र की जरूरत है। महारानी एलिजाबेथ ने इनको, जो व्यापारी थे, इनको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए क्या किया कि इनको एक आज्ञा पत्र प्रदान किया कि ठीक है, आप लोग पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इन्होंने इतना ही आज्ञा पत्र प्रदान किया। फिर हम बात करेंगे 1609 का एक चार्टर एक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में? 1609 चार्टर एक्ट। 1609 के चार्टर एक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1609 के चार्टर एक्ट के समय, क्योंकि 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी और इनके स्थान पर अगला जो शासक बना था, जिसका नाम था जेम्स प्रथम। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। ठीक, जेम्स प्रथम। ठीक, जेम्स प्रथम और महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 1603 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब 1609 है, 1900 नहीं है। ठीक, 1609 के चार्टर एक्ट के तहत अब ब्रिटेन का राजा कौन बन गया? जेम्स प्रथम बन गए। जेम्स प्रथम ने यूरोपीय कंपनियों को के व्यापारियों को यह कहा कि अगर आप लोग व्यापार करके ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटेन के शासक को, ब्रिटेन की कंपनी को, ठीक, अगर कोई फायदा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि 3 साल पहले कंपनी को ये सूचना देंगे कि आपके कंपनी से, आपके व्यापारिक कंपनी से देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम आपकी कंपनी के अधिकारों को समाप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन जेम्स प्रथम की मृत्यु हो जाती है और कंपनी, और अगला जो शासक बनता है उसका नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम है? चार्ल्स द्वितीय। ये लोग क्या, कंपनी के निदेशकों ने, कंपनी के अधिकारियों ने, कंपनी के व्यापारियों ने, इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पाउंड क्या किया कि दे दिया और कहा कि आप हमें एक ऐसा आज्ञा पत्र पूर्वी देशों के साथ प्रदान करें कि जिसकी वजह से हमें वहां पे अगर युद्ध करना पड़े तो हम युद्ध कर ले, संधि करना पड़े तो हम संधि कर ले, किसी के साथ न्याय करना पड़े तो हम न्याय भी कर ले, और वहां पे अगर हमें अपने सामानों को एकत्र करने के लिए किले या कोठियां बनानी पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। चार्ल्स द्वितीय ने कहा ठीक है, हम आपको ये आज्ञा पत्र प्रदान करते हैं कि आपके व्यापारिक जीवन में अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए आप कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं। ठीक है, तो चार्ल्स द्वितीय ने, तो व्यापारियों ने कहा ठीक है। लेकिन इसी समय ब्रिटेन में एक क्रांति हो जाती है और उस क्रांति के बाद चार्ल्स द्वितीय का तख्ता जो है वो पलट दिया जाता है। अब लंदन, ब्रिटेन में क्या हुआ? विलियम द्वितीय, ठीक है, क्या नाम था उनका? विलियम द्वितीय और इनकी पत्नी
पत्नी मैरी, इनकी पत्नी मैरी। अब ये ब्रिटेन के गद्दी पर दोनों लोग बैठे, लेकिन यहाँ पे तख्ता पलट होने के बाद लेकिन जो सर्वे सर्वा के जो अधिकार थे अब वो संसद के पास आ चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वे सर्वा की स्थिति में कौन आ गया? संसद आ गया। इसके पहले था ही नहीं ये। राजा जो चाहता था, जो अधिकार देते थे, जो आज्ञा पत्र प्रदान करते थे, वही सर्वे सर्वा था। लेकिन अब राजा के बीच में क्या आ गया? संसद आ गया। ठीक है, कंपनी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दी। कंपनी ने सबसे पहले मलक्का हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, यहाँ के व्यापार, यहाँ के मसालों पर इन्होंने अपने कब्जे किए। इंडोनेशिया के द्वीपों पर इनको सर्वश्रेष्ठ मसालों की जखीरा मिला। वहाँ से मसालों के व्यापार करने के लिए ये अपने वहीं पे छोटे छोटे युद्ध किए, छोटे छोटे किले बनवाए और उसको ले जा करके ब्रिटेन में उच्च दामों पर को उन मसालों को वहाँ पे बेचा। लेकिन समय बदलता है, कहते हैं। इसी समय ब्रिटेन में कौन गद्दी पे बैठा? जेम्स प्रथम। क्या नाम था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम। जब जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपना एक व्यापारिक जीवन में अपने जेम्स प्रथम ने भारत से व्यापार करने के लिए भारत से व्यापारियों के समूह को संगठित करने वाले कैप्टन हॉकिंस को एक पत्र लिखा। कैप्टन हॉकिंस को ये पत्र अकबर के नाम लिखा, ठीक, और कहा कि ये पत्र व्यापार की सुविधा प्राप्त कराएगा। इस पत्र को उस समय भारत के जो राजा थे, अकबर थे, आप उनको जाकर के ये हमारा पत्र प्रदान करिए। कैप्टन हॉकिंस ने कहा ठीक है, हम आपका पत्र किसको प्रदान करेंगे? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस इन्होंने क्या किया कि ठीक है, जेम्स प्रथम का पत्र लिख लिया और सीधा पूर्वी देशों के व्यापारियों के साथ ये भारत के लिए निकल पड़े। जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को इसलिए चुना क्योंकि कैप्टन हॉकिंस जो था ये फारसी और तुर्की बोलने में माहिर था। जब ये जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के कैप्टन हॉकिंस जब चला तो ये भारत कब पहुंचा? 1608 में पहुंचा, लेकिन अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हो चुकी थी। कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के सामने पहुंचा तो उसने फारसी में बात किया जहांगीर से। जहांगीर खुश हो गया इसकी बातों को सुन के। उसने कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दिया और 400 का मनसब इसको प्रदान किया। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को 400 का जब मनसब प्रदान किया, खान की उपाधि दिया, तब इसने कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से एक और रिक्वेस्ट किया कि हमें व्यापार को एक संगठित करने के लिए, ठीक है, हमें एक कोठी बनाने की अनुमति दे दिया जाए और ये कोठी हम गुजरात के सूरत में बनाना चाहते हैं। उसी समय पुर्तगालियों ने जहांगीर के ऊपर कुछ प्रेशर या दबाव डाला। दबाव मतलब देखो, शासक जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, व्यापारी जो होते हैं जिनसे जिसको लाभ होता है उसी के उसमें ये लोग पलट जाते थे। पुर्तगाली जो थे उस समय के जो शासक थे इनको अच्छा मुनाफा कमा के दे रहे थे, इसीलिए पुर्तगालियों के कहने पर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस के जो इन्होंने एक मांग किया था कि हमें सूरत में एक कोठी बनाने की अनुमति दिया जाए, तब जहांगीर ने इस मुद्दे को टाल दिया और कहा कि नहीं, अभी अंग्रेज कोई भी कोठी कंपनी नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसी समय 1611 में कैप्टन मिल्टन आते हैं, ठीक, कैप्टन बना करके भेजे जाते हैं अपने बेड़े दल के साथ। ये आते हैं तो स्वाली एक स्थान पड़ता है यहीं पे, ठीक, स्वाली में पुर्तगालियों को बुरी तरीके से पराजित करके उनके जहाजी बेड़े को किसको सौंप देते हैं? जहांगीर को सौंप देते हैं। अब जहांगीर क्या हुआ? खुश हो गया। जब जहांगीर खुश हो गया तो अब क्या किया कि अंग्रेजों को सूरत और मसूलीपट्टनम में कोठी बनाने की अनुमति दे दिया। कहा ठीक है, अब आप जो है भारत में अपनी कोठियां
बना सकते हो। लेकिन इसी समय जब व्यापार अंग्रेजों का चरम पे चल रहा था तो गोलकुंडा और मुगल इन सबके जो अधिकारी थे, ये अधिकारी जो थे ना अंग्रेजों को बड़े परेशान करते थे। ये लोग हर जगह हर तरीके के कर लगाए हुए थे और अंग्रेजों को ये सारी चीजें बड़ा खल रहा था। अंग्रेजों ने गोलकुंडा के शासक से शिकायत किया कि जो आपके क्षेत्र में जो ये अधिकारी हैं, आपके अधिकारी हैं, ये तरह तरह के कर हमसे वसूल कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। तब गोलकुंडा के शासक ने एक फरमान जारी किया और कहा कि अगर अंग्रेज 400 पगोड़ा अगर हमें सालाना दे देते हैं तो गोलकुंडा के बंदरगाह पर वो किसी भी कर दिए, कोई भी प्रकार का कर दिए व्यापार पूरी तरीके से कर सकते हैं। अंग्रेजों ने सोचा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें एक ही बार एक ही समय कर देना पड़ेगा और हमें गोलकुंडा के बंदरगाहों पे पूरी तरीके से हमारा अधिकार हो जाएगा धीरे धीरे, और हमें किसी भी अधिकारी को किसी भी तरीके का कोई भी कर हमें नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा ये तो हमारे लिए फायदे की बात है। तब अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, हम आपको एक बार कर देते हैं 400 पगोड़ा, जिसकी वजह से आप हमें गोलकुंडा के क्षेत्रों में हमें जो बंदरगाह है वहां पे हम व्यापार पूरी तरीके से कर सकते हैं। अब धीरे धीरे मुगल के जो अधिकारी थे ये लोग भी धीरे धीरे तंज कसने लगे, अलग अलग तरीके से कर वसूलने लगे अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से ये कहा कि आप हमसे कुछ पैसा ले लीजिए और मद्रास क्षेत्र को हमें पट्टे पर कुछ समय के लिए दे दीजिए। अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो जानते थे कि अगर हम इनके क्षेत्र को पट्टे पे लिया तो धीरे धीरे उस पे मैं अधिकार तो कर ही लूंगा। चंद्रगिरी के राजा ने कहा ठीक है भाई, भारतीय लालची तो होते ही हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ पैसे लेकर के मद्रास को पट्टे पर फ्रांसिस डे को दे दिया। फ्रांसिस डे ने मद्रास में एक किला बनवाया जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज, उस किले का नाम रखा। उस किले में क्या करते थे, अपने सैनिक एकत्र करते थे, व्यापार करने का सामान एकत्र करते थे और अपनी सुख सुविधाओं के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उसमें तैयार करते थे कि पुर्तगाली और डच हमारे सामान को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कुछ समय बाद व्यापार करने के लिए कौन आया, टॉमस रो आया। टॉमस रो ने जहांगीर से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली। सूरत, अहमदाबाद, आगरा, इन सभी स्थानों पर इसने कोठियां स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे ये क्षेत्र जो थे ये शासक से दूर भी थे और किसी न किसी तरीके से ये अपनी सुविधाओं भी प्राप्त कर लेते थे। इनका मानना था, शासक का कहना था कि जो भी कंपनी हमें लाभ कमा के देगी हम उसको कुछ ना कुछ मुनाफा देते रहेंगे। इसी समय बंगाल के जो सूबेदार थे जिसका नाम था शाह सूजा ने ग्रेवियन बॉटने, जो एक पेशे से चिकित्सक थे, और इस समय शाह सूजा क्या थे, बंगाल के नवाब थे। इनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर जो ग्रेवियन जो बॉटने थे ये डॉक्टर थे, इन्होंने क्या किया कि इनका इलाज किया। इलाज करने के बाद जब ये शाह सूजा जब ठीक हो गए और अपनी खुशी से इन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेज हमें 3000 वार्षिक कर देते हैं, कौन, अंग्रेज अगर हमें 3000 वार्षिक कर देते हैं तो ये लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब स्थानों पर ये मुफ्त में व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेजों को लगा कि अरे अगर हम इनको 3000 दे देते हैं वार्षिक कर तो हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरे साल हमें कोई कर ही नहीं देना पड़ेगा और हम फिर पूरी तरीके से इन क्षेत्रों पे व्यापार हम करेंगे। इसी समय शिकायत जो थी औरंगजेब के पास भी पहुंच गई कि आपके अधिकारी जो है, हम इतना कर भी देते हैं और आपके अधिकारी
पर्सनल जेब भरने के लिए समय समय पर हमसे वो लोग कर वसूलते हैं। इसके लिए कोई एक निदान दीजिए कि हमें हर समय हर किसी को कर ना देना पड़े। औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी कर दिया कि अगर 2% चुंगी कर और 1.5% जजिया अगर अंग्रेज हमें देते हैं तो हमारे अधिकारी जो है वो अंग्रेजों के व्यापारिक उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे दक्षिण भारत में, बंगाल में, गुजरात में यहाँ सगल अंग्रेज कंपनी ने अपने कोठियां बनाई, ठीक, सैनिक भर्ती किए, यहाँ के राजाओं से संधि किए, अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो उनसे युद्ध भी किए। इसी समय जेराल्ड अंगियार, ये बंबई का गवर्नर था, इसने अपने संचालन समिति को एक पत्र लिखा और उस पत्र में इसने ये बताया कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर के व्यापार करना शुरू करें। कि अब हम अपने व्यापार के क्षेत्रों की सुरक्षा अब हम खुद करेंगे। ये बात जेराल्ड अंगियार ने किससे कहा? इस कंपनी के संचालन समिति को पत्र लिखा कि समय आ गया है, अब हमें अपने क्षेत्रों और अपनी कंपनी और अपने व्यापारिक चीजों की रक्षा हम स्वयं करेंगे। जोश में आकर के अंग्रेजों ने औरंगजेब के क्षेत्र हुगली को लूट लिया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली, हमारे क्षेत्र को अंग्रेज लूट लिए, गुस्सा हो गया औरंगजेब और औरंगजेब ने एक सेना भेज दी। सेना ने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और उनको भारत के व्यापार क्षेत्र से पूरी तरीके से बाहर कर दिया। अंग्रेज लोग भाग करके ज्वार द्वीप पहुंच गए, ज्वारग्रस्त द्वीप पहुंच गए। लेकिन कोई मध्यस्थता करता ना, तो जॉब चारनाक जो थे, जॉब चारनाक ने जा करके अंग्रेजों से विनय विनती किया कि अब से ऐसा दोबारा गलती कभी नहीं होगी और हमें फिर से इन क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। औरंगजेब ने कहा, समझ जाइए, अगर दोबारा आपने अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें पूर्वी देशों के साथ साथ, मतलब भारत के साथ साथ पूरे सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, हर जगह से तुम्हें व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र से हमेशा के लिए भगा देंगे। अच्छा, डच और पुर्तगाली तो यही चाहते ही थे कि इन्हें किसी तरीके से पूर्वी देशों के साथ व्यापार इनका खत्म किया जाए। ये लोग औरंगजेब को भरते रहे समय समय पे। लेकिन अंग्रेज जो थे ना, बहुत चालाक और बहुत समझदार थे। ये अपना काम भारतीयों से निकालना बड़ी आसान तरीके से जानते थे। ये जानते थे कि भारतीय लालची हैं, इन्हें धन दिया जाएगा, इन्हें समझाया जाएगा और भारतीय बड़े नरम दिल के होते हैं, ये समझ जाएंगे और हमें फिर से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। भारतीय क्षेत्रों पे हमें व्यापार करने का अनुमति औरंगजेब दे ही देगा। जॉब चार ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और मध्यस्थता के साथ ही फिर से भारत के साथ अंग्रेजों का व्यापार शुरू कर दिया। अगर औरंगजेब उसी समय भारतीयों को यहाँ से निकाल फेंकता तो आज जो ये 300 सालों तक जो भारत पे हुकूमत अपनी जमाए थे ना, इसका कोई राज ही नहीं होता, इसका कोई इतिहास ही नहीं होता। औरंगजेब फिर क्या किए, जो बंगाल के सूबेदार थे जिनका नाम था अली मुस्तान, क्या नाम था? अली मुस्तान। इनसे इन्होंने क्या किया कि सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता ये 3 क्षेत्र थे, 3 गांव थे। ये क्या थे? 3 गांव थे। इन 3 गांवों की जमींदारी जो है ना, अंग्रेजों ने यहाँ के मालिकों से 1200 रुपए दे करके यहाँ की जमींदारी जो है, इन तीनों जगहों की जमींदारी ले ली और यहाँ पे एक किला बनवाया, कोठी बनवाया, ठीक, उसका नाम क्या रखा?
इन्होंने कोठी बनवाई और उसका नाम विलियम फोर्ड रखा, जिसका प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को बनाया गया। यहाँ पे ये लोग अपना सामान इकट्ठा करते थे और यहीं से व्यापार करते हुए सीधा यूरोप को पहुंचा देते थे। चलिए आइए लिख लीजिए, उसके बाद आगे इसका आगे लेक्चर और देते हैं, क्योंकि लिखाना भी जरूरी है। अब इनको तो हम लोगों ने पढ़ा ही है आगे से, लेकिन लिखा भी देंगे तो आपके एग्जाम में जो पॉइंट आएंगे वो याद रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि लेक्चर है ये तो चलता ही रहेगा, इसको तो बताते भी रहो, मजा भी आता है, सुनने में भी मजा आता है, सुनाने में भी मजा आता है। ठीक है, चलिए आइए। कुछ पॉइंट ही लिखना भी जरूरी भाई। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या है, चलिए लिखिए। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, एक पॉइंट ये। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैप्टन हॉकिंस भारत किससे आया था? कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। अगला पॉइंट हमारा क्या है, चलिए। स्थल मार्ग से भारत आने वाला सर्वप्रथम यात्री, स्थल मार्ग से भारत आने वाला सर्वप्रथम यात्री कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। क्या नाम था? जॉन मिल्डन हॉल। ये कब भारत आया था? ये 1597 में ही भारत आ गया था। 1597 में ही भारत आया था। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि अंग्रेजों ने 217 व्यापारी, बढ़ गए ना बाद में, 217 व्यापारियों की एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या रखा था? गवर्नर, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ
मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the east. into the east रखा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? दिसंबर 1600 में दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ से क्या महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। चलिए आइए, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या दिया था? 400 का मनसब और खान की उपाधि दिया था। चलिए आइए, एक पॉइंट और लिखिए। 1608 में एडवर्थ थॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सूरत में एक कारखाना खोला था। चलिए आइए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? ठीक, 1632 में अगला पॉइंट हमारा क्या है कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने, ठीक, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने 500 पगौड़ा लेने के बाद
भाग गोलकुंडा के बंदरगाहों गोलकुंडा के बंदरगाहों पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे व्यापार कर सकते थे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा ये है कि 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया जहां पर एक कोठी बनवाई जिसका नाम क्या रखा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि अंग्रेजों ने कलकत्ता की जमींदारी अजीम उस्सान से लिया था। अगला पॉइंट क्या है? पुरानी कंपनी का नाम बदल करके बदल कर 1833 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। ठीक है। ये आपके एग्जाम के बेस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।